हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें बताता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के होता है। तो शियर स्ट्रेस क्या है, मान लीजिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जब एक लेयर फ्लो करती है तो दूसरी लेयर क्या करती है, इस फ्लो का अपोज करती है, और वो फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स ही क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो यही रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया शियर स्ट्रेस कहलाता है। यही शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब फ्लूइड का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना। तो हम लोग क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट आता है म्यू, du बाई dy। तो यही म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी। इसी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है du बाई dy, ये इक्वल होता है d थीटा बाई dt के। तो d थीटा बाई dt को हम लोग डिफॉर्मेशन रेट भी बोलते हैं या फिर शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, डिफॉर्मेशन रेट से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाओगे तो उनके विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से। एक्स एक्सिस पे ले लें वेलोसिटी ग्रेडियंट, हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेशन रेट, और इसी को बोलेंगे शियर स्ट्रेन रेट। तो हमने बता भी दिया है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों कहां से आए, कैसे बराबर हुए, अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो जस्ट इससे पहले के लेक्चर्स हमारे देखने होंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या ले लें, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वाई एक्सिस पे ले लें शियर स्ट्रेस। अगर हम इनके बीच ग्राफ ड्रॉ करें इस तरीके से तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए मिलेगी क्योंकि जब आप डिफॉर्मेशन को बढ़ाओगे तो उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, शियर स्ट्रेस आपका इंक्रीज करेगा, बट विस्कोसिटी क्या करेगी, चेंज नहीं होगी। आप डिफॉर्मेशन रेट को भी चेंज करोगे तब भी विस्कोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस लाइन का स्लोप हमें क्या देता है, विस्कोसिटी देता है। इस तरीके से अगर जो स्लोप देखें हम, ये जो थीटा बन रहा है ये हमें क्या देगा, विस्कोसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। इनकी स्टडी हम लोग अलग साइंस की पूरी ब्रांच है, ये रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। रियोलॉजी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जब उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाया जाता है या फिर उसे जब डिफॉर्म किया जाता है। तो रियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को स्टडी करते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी के लिए हम लोग एक इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। उसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को स्टडी करते हैं। वो इक्वेशन है हमारी ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन। ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन, इसी को पावर लॉ ऑफ फ्लूइड भी कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड डी इक्वेशन हमें यह बताती है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होगा जब आप डिफॉर्मेशन रेट को चेंज करोगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे न्यूटोनियन फ्लूइड की केस में कि अगर हम लोग डिफॉर्मेशन रेट चेंज कर रहे थे, मतलब शियर स्ट्रेन रेट चेंज कर रहे थे, तो विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जब आप डिफॉर्मेशन रेट को चेंज करोगे तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। यह डिपेंड करेगा कि आप किस फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो। तो देखते हैं कि ओस्टवाल्ड डी वेल या पावर लॉ ऑफ फ्लूइड क्या होता है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू a प्लस बी du बाई dy टू द पावर n। अब इसमें डिफरेंट टर्म जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको देख लेते हैं। क्या कहते हैं, टाउ हमारा होता है शियर स्ट्रेस,
शियर स्ट्रेस। ए हमारा एक कांस्टेंट होता है जो ऑलवेज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस। तो अभी देखेंगे भाई इन जो कांस्टेंट है या फिर ये जो टर्म है इनका क्या मतलब है और ये कैसे हेल्प करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करने में। बी भी एक कांस्टेंट है जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एन हमारा है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। फ्लो बिहेवियर इंडेक्स हमें यह बताता है कि पार्टिकुलर फ्लूइड शियर थिनिंग फ्लूइड है या शियर थिकिंग फ्लूइड है। क्वेश्चन ये उठता है कि शियर थिनिंग और थिकिंग फ्लूइड क्या होते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे भाई कि शियर थिनिंग और शियर थिकिंग फ्लूइड है क्या। बस अब अभी ये जान लीजिए कि फ्लो बिहेवियर इंडेक्स हमें फ्लूइड के बारे में थिकनेस और थिननेस के बारे में बताता है। तो du बाई डी वाई क्या है? du बाई डी वाई ये है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन? a प्लस बी डी यू बाई डी वाई टू द पावर n। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू a प्लस बी डी यू बाई डी वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी वाई। हमने क्या किया है? हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस क्या करेंगे बराबर होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पावर 1 है तो x टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 प्लस 1, फिर से ये चीज आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। अब ये जो टर्म है हमारा ये वाला, ये टर्म, ये पूरा टर्म, इसे हम लोग बोलते हैं एपेरेंट विस्कोसिटी। एपेरेंट विस्कोसिटी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारी? टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू एपेरेंट। म्यू एपेरेंट का मतलब एपेरेंट विस्कोसिटी इंटू डी यू बाई डी वाई। तो स्टोवाल डी वाली क्वेश्चन क्या हो जाएगी? टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू एपेरेंट डी यू बाई डी वाई। यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एपेरेंट विस्कोसिटी क्या है। तो एपेरेंट विस्कोसिटी टर्म जनरली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी शियर स्ट्रेन रेट या डिफॉर्मेशन रेट के चेंज होने से चेंज होती रहती है। तो जब हम विस्कोसिटी को हम किसी पार्टिकुलर शियर स्ट्रेन रेट पे कैलकुलेट करते हैं तो उस पार्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे जो हम लोग विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग नाम दे देते हैं एपेरेंट विस्कोसिटी। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को स्टडी करते हैं। तो देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जनरली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, दूसरे होते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कौन होते हैं? टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें एपेरेंट विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। एपेरेंट विस्कोसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होती है डिफॉर्मेशन रेट का, जबकि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड जो हमारे होते हैं उसमें एपेरेंट विस्कोसिटी जो होती है वो फंक्शन होती है डिफॉर्मेशन रेट का और साथ ही साथ टाइम का भी फंक्शन होती है। तो अभी जब हम लोग आगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और स्टडी करेंगे तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एपेरेंट विस्कोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के लिए सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, और किस तरीके से टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में जो एपेरेंट विस्कोसिटी है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। तो अब ये जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड हैं ये जनरली हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड, दूसरा हमारा होता है स्यूडोप्लास्टिक,
तीसरा हमारा होता है बिंघम प्लास्टिक। ये तीनों फ्लूइड टाइम इंडिपेंडेंट है। उसी तरीके से हमारे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड जनरली दो टाइप होते हैं, तो इसको आगे हम लोग लिख लेते हैं डी, क्योंकि ये सब नॉन न्यूटोनियन के ही टाइप है। पहला होता है रियोपैक्टिक, दूसरा होता है थिक्सोट्रोपिक। बात समझ में आ रही है? तो हमारे नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड जनरली क्या होते हैं, दो टाइप पे डिवाइड किए जाते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और दूसरा टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड फिर फर्दर तीन टाइप के होते हैं, एक डाइलेटेंट फ्लूइड, दूसरा स्यूडोप्लास्टिक, तीसरा बिंघम प्लास्टिक। उसी तरीके से टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड हमारे दो कैटेगरी होती है, एक रियोपैक्टिक और दूसरा थिक्सोट्रोपिक। अब सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड की। तो अब जब ये जो 5 टाइप के हमको फ्लूइड दिख रहे हैं, इन पांचों टाइप की स्टडी हम लोग किससे करेंगे? अभी जो हम लोगों ने ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन देखी है, उसकी हेल्प से हम लोग इन सारे फ्लूइड की प्रॉपर स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपरेंट विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन रेट के चेंज होने से चेंज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड। तो देखते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड क्या है। तो वही लिखते हैं ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू अपरेंट, जो फाइनल इक्वेशन निकली थी, du बाई dy। तो डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए जो जनरली हमारा ए होता है, वो ए क्या होता है, 0, मतलब यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, 0, और फ्लो इंडेक्स जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। बात समझ में आ रही है? डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए कहां से आता है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, ए इज इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन 1। तो अपरेंट विस्कोसिटी होती क्या है, जिसे हमें पता करना है कि ये घट रही है कि बढ़ रही है जब हम शियर स्ट्रेन रेट या डिफॉर्मेशन रेट चेंज कर रहे हैं। तो म्यू अपरेंट क्या आई थी, बी du बाई dy टू द पावर n-1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। तो ए तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर टाउ इज इक्वल टू म्यू अपरेंट du बाई dy बचेगा। अब इस इक्वेशन में देखें, म्यू अपरेंट इज इक्वल टू बी। अब इसको देखते हैं, अगर n यहां पर ग्रेटर देन 1 है, इसमें जैसे ही हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मान लो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, चाहे 1.5 हो चाहे 1.3 हो, तब भी क्या आएगी, इसकी पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो b du बाई dy हमेशा पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो अपरेंट विस्कोसिटी होती है डाइलेटेंट के केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। मतलब आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिफॉर्मेशन रेट चेंज करोगे तो साथ ही साथ आपकी अपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं, किसके बीच, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लें du बाई dy, और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का ऐसा कर्व मिलेगा। जब हम इस कर्व की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, विस्कोसिटी देख रहे हैं, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट से देखेंगे तो यहां पर क्या आएगी, θ1। हमने बताया था कि शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का स्लोप विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां देखेंगे तो हमें θ2 मिलेगी। इसका मतलब जब हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी हमें बढ़ती दिख रही है। अगर हम इसको देखें तो हमें दिखेगा θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब शियर स्ट्रेन रेट बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन। सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर आप सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन लें
तो उसमें आप शियर स्ट्रेस लगाएं, उसको डिफॉर्म करें और डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाते जाएं, तो आपकी विस्कोसिटी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। इसी वजह से डायलेटेंट फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। डायलेटेंट फ्लूइड को क्या बोलते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड। तो इस फ्लूइड में हमने देखा कि n की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी। n था क्या, n था फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। तो जब हम ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि n डिसाइड करेगा कि पार्टिकुलर फ्लूइड शियर थिकनिंग है कि शियर थिनिंग है। यहां पर n ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बता रहा है, शियर थिकनिंग फ्लूइड है। मतलब अब डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाओगे तो पार्टिकुलर फ्लूइड क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, मतलब उसकी अपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्यूडोप्लास्टिक। फिर वही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू अपरेंट डी बाई डी वाई। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए a इज इक्वल टू 0 होता है और n लेस देन 1 होता है। तो म्यू अपरेंट इससे हमको क्या मिलेगी, अगर हम म्यू अपरेंट पे देखें, म्यू अपरेंट हमने बताया था म्यू अपरेंट की वैल्यू कितनी होती है, b du बाई डी वाई टू द पावर n-1। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम जब जैसे इसमें n की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो इसकी पावर क्या मिलेगी, निगेटिव। तो म्यू अपरेंट इज इक्वल टू बी डी यू बाई डी वाई, पावर क्या मिलेगी, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है, प्रोपोर्शनल देख ले तो 1 अपॉन डी यू बाई डी वाई हो जाएगा। तो किसी की पावर निगेटिव का मतलब क्या होता है, वो चीज 1 अपान करके लिखी हुई है। तो इससे यह साबित होता है कि डिफॉर्मेशन रेट क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, डिफॉर्मेशन रेट बढ़ाओगे, विस्कोसिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए जब आप डिफॉर्मेशन रेट को इंक्रीज करते हो तो उनकी अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब क्या करते हैं, इनमें शियर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन रेट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन रेट ले ले डी यू बाई डी वाई। हमने बार बार रिपीट किया है कि हम डी यू बाई डी वाई को डिफॉर्मेशन रेट भी बोलेंगे और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलेंगे और शियर स्ट्रेन रेट भी बोलेंगे, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, सब सेम चीज होती है। और वाई एक्सिस पे क्या ले ले, शियर स्ट्रेस। तो हमें इस तरीके का एक ग्राफ देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का एक ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर आप इस ग्राफ की स्टडी करिए तो आप पाएंगे इस तरीके से, यहां किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे विस्कोसिटी देखनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस ये है तो हो जाएगा θ1। फिर इस पे देखेंगे, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर ये देखेंगे तो यहाँ θ2। तो हम पाएंगे कि θ2 इज लेस देन θ1। ये थीटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अभी हमने बताया था कि थीटा क्या है, स्लोप है और स्लोप हमेशा विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम से, इस ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही आप डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाओगे आपकी विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थिक दिखता है, लेकिन जब आप उस पर शियर स्ट्रेस लगाते हो और शियर स्ट्रेस रेट को बढ़ाते हो, जैसे ही शियर स्ट्रेस रेट या डिफॉर्मेशन को आप बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा, थिन होता है, यानी पतला होता दिखेगा और उसमें आपको कम विस्कोसिटी फील होगी। तो इसी वजह से हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिंघम प्लास्टिक। तो सेम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ओस्टवाल्ड डी वेल, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू अपरेंट डी यू बाई डी वाई। तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए जो हमारा यील्ड स्ट्रेस ए था वो ग्रेटर देन 0 होता है और जो फ्लो बिहेवियर इंडेक्स n था उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखते हैं क्या होगा, म्यू अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू बी डी यू
बाई डी वाई टू द पावर n-1। इस इक्वेशन में क्या करें, n की वैल्यू 1 रख दें। जैसे ही 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b du बाई डी वाई। 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो du बाई डी वाई टू द पावर 0 हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर या किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 उसकी वैल्यू होती है। तो म्यू एपरेंट क्या आ जाएगा यहां से, म्यू एपरेंट, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। म्यू एपरेंट हो जाएगा b के बराबर। b जनरली है क्या, b कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक पार्टिकुलर स्ट्रेस के बाद बिंघम प्लास्टिक की विस्कोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच, शियर स्ट्रेन रेट जिसे हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं du बाई डी वाई, और शियर स्ट्रेस टाउ के बीच, इस तरीके से। तो इस इक्वेशन को देखें और इसे कंपेयर करें एक सिंपल लीनियर इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस है। x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे हमारा ये चीज है, मतलब शियर स्ट्रेन रेट है, या इसे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वो है। और ये c क्या है, यहां देखें ये c, ये चीज क्या है, ये है इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इंटरसेप्ट यहां से होगा ये इस तरीके से, इस तरीके से यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहां पर। मतलब शुरुआत में आपको ये इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा, A इज इक्वल टू टाउ नॉट। तो इस फ्लूइड में हमें इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसको डिफॉर्म करोगे तो इसका डिफॉर्मेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे स्ट्रेस के, मतलब फिर उसकी एपरेंट विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। अगर हम लोग टूथपेस्ट एक हाथ में लें तो स्टार्टिंग में क्या दिखता है, बिल्कुल सॉलिड की तरह दिखता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक इनिशियल स्ट्रेस लगा देते हैं। इनिशियल स्ट्रेस लगाने के बाद वो डिफॉर्म होता है, फिर वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप टूथपेस्ट लेंगे तो उस पर आपको एक इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लगाएंगे तो वो टूथपेस्ट बिल्कुल सॉलिड की तरह काम करेगा। लेकिन जब आप एक इनिशियल स्ट्रेस लगा देंगे उसके बाद क्या करेगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा और उसको आप आसानी से क्या करेंगे, डिफॉर्म कर पाएंगे। तो जितने भी हमारे बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं उनको शुरू में एक आप इनिशियल स्ट्रेस जरूर देंगे, उसके बाद ही वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। उससे पहले या उससे कम स्ट्रेस पे वो बिल्कुल एज ए सॉलिड काम करते हैं। तो ये थे हमारे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। सारे ही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड था डायलेटेंट फ्लूइड, फिर दूसरा था स्यूडोप्लास्टिक और तीसरा है हमारा बिंघम प्लास्टिक। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। इसमें सबसे पहला फ्लूइड है हमारा रियोपैक्टिक। तो देखते हैं कि रियोपैक्टिक फ्लूइड क्या होता है। तो रियोपैक्टिक फ्लूइड हम स्टडी करते हैं सेम ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन से, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस म्यू एपरेंट ड्यू बाई डी वाई। हम बार बार ये इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन ही हमें इस पार्टिकुलर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी के बारे में हेल्प करती है। अगर आपको ये ओस्टवाल्ड डी वेल इक्वेशन याद है तो आप किसी भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एपरेंट विस्कोसिटी के वेरिएशन को आप आसानी से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये कैसे वेरी करता है, कि रियोपैक्टिक फ्लूइड पार्टिकुलर शियर स्ट्रेन रेट चेंज करने से कैसे चेंज होता है और ये विस्कोसिटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो पार्टिकुलर रियोपैक्टिक फ्लूइड है उसके लिए हमारा जो A होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और N होता है ग्रेटर देन 1। तो एपरेंट विस्कोसिटी हमें पता है क्या होती है, एपरेंट इज इक्वल टू B du बाई डी वाई टू द पावर n-1। इसी से देखते हैं अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो du बाई डी वाई की पावर n-1 है। इसका मतलब इसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। म्यू एपरेंट इज इक्वल टू B du बाई डी वाई, पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां से देखिए म्यू एपरेंट क्या हो जाएगा, म्यू एपरेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई डी वाई। du बाई डी वाई हमारा क्या है, ये है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट।
इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन रेट। जैसे ही शियर स्ट्रेन रेट आप बढ़ाओगे, आपकी अपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब हमें यह देखना है कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ी है, तो ये टाइम से किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो जब आप रियोपैक्टिक फ्लूइड को डिफॉर्म करते हो और शियर स्ट्रेन रेट बढ़ाते हो, तो शियर स्ट्रेन रेट पे हमें एक पार्टिकुलर शियर स्ट्रेस मिलता है और एक पार्टिकुलर अपरेंट विस्कोसिटी मिलती है। अगर आप उसी पार्टिकुलर शियर स्ट्रेस पे उस फ्लूइड को डिफॉर्म करते रहो और आप टाइम बीतने दो 1 2 3 4 सेकेंड, आपने क्या किया, शियर स्ट्रेन रेट को फिक्स कर लिया, चेंज किया था लेकिन फिक्स कर दिया। आप चाहते हो कि यह पार्टिकुलर रियोपैक्टिक फ्लूइड इसी शियर स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म होता रहे, तो आप टाइम बीतने दोगे, उसी शियर स्ट्रेन रेट पे टाइम के साथ उस पार्टिकुलर रियोपैक्टिक फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सेम रेट पे ही ये फ्लूइड डिफॉर्म होता जाए, तो आपको जो आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है उसके अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो जो आपने एक कांस्टेंट स्ट्रेन रेट अप्लाई कर रखा है पार्टिकुलर रियोपैक्टिक फ्लूइड पे, वो क्या करेगा, वो शियर स्ट्रेन रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जिप्सम इन वाटर। क्या करिए, जिप्सम को वाटर में डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब आप उसको डिफॉर्म करेंगे, वो रियोपैक्टिक फ्लूइड की तरह काम करेगा। अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, du बाई dy और शियर स्ट्रेस टाउ इस तरीके से, तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये अगर हम इस ग्राफ को देखें और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे विस्कोसिटी पता करना चाहें, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से देखेंगे θ1, और यहां पर देखेंगे तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से देखेंगे θ2, तो हमें दिखेगा θ2 इज ग्रेटर देन θ1। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, विस्कोसिटी को। तो हम देख रहे हैं कि जब हम डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ा रहे हैं तो हमारे विस्कोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन हमें इनिशियल एक शियर स्ट्रेस चाहिए होता है, A इज इक्वल टू टाउ नॉट। अगर ये इनिशियल शियर स्ट्रेस नहीं है तो हमारे रियोपैक्टिक फ्लूइड क्या करते हैं, एज ए सॉलिड काम करते हैं। जब आप ये इनिशियल स्ट्रेस दे दोगे तो वो सीधे क्या करेंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे। फिर आप शियर स्ट्रेन रेट को बढ़ाइए तो आपको विस्कोसिटी भी क्या मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखते हैं, थिक्सोट्रोपिक, जो कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड भी है। टाउ इज इक्वल टू A प्लस म्यू एपरेंट du बाई dy। तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए A ग्रेटर देन 0 होता है, N क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो म्यू एपरेंट अगर जो हम लोग देखें, म्यू एपरेंट इज इक्वल टू क्या था, B du बाई dy टू द पावर n-1। अगर इस पार्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू निगेटिव रखें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। म्यू एपरेंट इज इक्वल टू B du बाई dy, पावर क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, वो चीज 1 अपान करके लिखी हुई है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप डिफॉर्मेशन रेट बढ़ाओगे, जिसे हम लोग शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं, तो हमारी अपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम इनमें ग्राफ बनाएं, डिफॉर्मेशन रेट du बाई dy और टाउ के बीच, तो इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। अगर हम इस ग्राफ की स्टडी करें, यहां पर देखें, अगर हमें विस्कोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरीके से। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्रेडियंट मिलेगा θ1। यहां देखें, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां क्या मिलेगा, θ2 मिलेगा। तो हम पाएंगे कि जो θ1 है इज ग्रेटर देन क्या है, θ2। तो इसका मतलब जब हम डिफॉर्मेशन रेट बढ़ा रहे हैं तो हमारे विस्कोसिटी क्या कर रही है, घट जा रही है या डिक्रीज कर जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है लिपस्टिक। तो जो हमारे थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट किस तरीके से होते हैं, अगर आप थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड लीजिए, उसको कोई एक शियर स्ट्रेस से क्या करिए, डिफॉर्म करिए,
और वो डिफॉर्मेशन रेट को आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए। अगर आप डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या करेगी, घट जाएगी। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट रेट पे उस पार्टिकुलर फ्लूइड को, जो कि क्या है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है, उसको डिफॉर्म होने देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करोगे तो अपने आप डिफॉर्मेशन रेट क्या करेगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो किसी कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रेट को बरकरार रखने के लिए हमें धीरे धीरे शियर स्ट्रेस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे लिपस्टिक की केस में, लिपस्टिक के केस में आपको क्या करना पड़ता है, शुरू में एक ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है डिफॉर्म, उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती चली जाती है और आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब शियर स्ट्रेस को डिक्रीज करना पड़ता है। इस तरीके से हमने देखा जो हमारे रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड हैं कि जो विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, वो टाइम डिपेंडेंट होती है। और इससे पहले जो हमने फ्लूइड देखे थे, जो हमारे डाइलेटेंट स्यूडोप्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक थे, वो क्या थे, टाइम इंडिपेंडेंट, उनमें टाइम से कोई लेना देना नहीं था, विस्कोसिटी डायरेक्टली शियर स्ट्रेन रेट पे डिपेंडेंट थी। तो अब जो ये हमने सारे ग्राफ बनाए हैं, इनको क्या करें, एक जगह असेंबल कर लें। शियर स्ट्रेन रेट, जिसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लें और वाई एक्सिस पे क्या ले लें, हमारा शियर स्ट्रेस ले लें। तो सबसे पहला फ्लूइड हमारा कौन सा था, सबसे पहला फ्लूइड था हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, यह क्या था, हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। डाइलेटेंट में ग्राफ कुछ इस तरीके था, इसे बोलते हैं डाइलेटेंट। फिर नेक्स्ट था हमारा स्यूडोप्लास्टिक में कुछ इस तरीके से जा रहा था, यह था स्यूडोप्लास्टिक। फिर था हमारा बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक में एक इनिशियल स्ट्रेस था इस तरीके से, ये टाउ नॉट जो कि ए के बराबर था, इस तरीके से, और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, बिंघम प्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा था रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक इस तरीके से था। और नेक्स्ट हमारा था थिक्सोट्रॉपिक, इस तरीके से, ये वाला। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड का कंप्लीट डायग्राम या कंप्लीट ग्राफ मिलता है बिटवीन डिफॉर्मेशन रेट या शियर स्ट्रेन रेट और शियर स्ट्रेस के बीच। तो ये ग्राफ हम लोग जनरली क्या करते हैं, बुक्स में या डिफरेंट नोट्स बुक्स में हम लोग बने हुए देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।